दुबई में पाम जुमेरह की कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शेप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समुद्र की लहरों से मुकाबला करके इस पर आइलैंड बनाना है, लेकिन इनका असल इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमेरह आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलास, होटल्स और शॉपिंग मॉल बनाने की। तब ही ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समुद्र में डूब रहा है। यानी अगर ये खाली आइलैंड समुद्र का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हजारों बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो फिर इसका क्या हाल होगा। ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों की मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में घुलते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ गया, क्योंकि न सिर्फ ये बहुत खतरनाक मामला था, बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था, जिनके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया देख रही थी। हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए आइलैंड को वापस समुद्र में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही मुश्किल था। इस मसले को किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था। इंफॉर्मेटिव काउंट्स में खुशामदीद दोस्तों। अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसको दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेरह इतना बड़ा है कि इसकी असल शक्ल आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज तौर पर 40 नहीं 50 नहीं बल्कि पूरे 900 अरब रुपयों का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पोश विलास, लग्जरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नज़ारों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थरों से बनाए गए इस आइलैंड को न सिर्फ समुद्री तूफान से बल्कि अर्थक्वेक और सुनामी से भी खतरा रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन गल्फ में फख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर मुमकिन बनाया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे इन मुश्किलात का सल्यूशन निकाला गया, ये सब आप आज की इस वीडियो में जान सकेंगे। चैलेंज नंबर 1, क्योंकि दुबई के पास तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, इसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम दुबई के समुद्र में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सकेगी। इस आइलैंड को डिजाइन करने के लिए इन्होंने अपने खास लोगों को लगा दिया। सुल्तान अहमद बिन सुलैम जिनको इस टास्क पर लगाया था, इन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिजाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफी नहीं था। शेख ने ये डिजाइन फौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस बार शेख ने खुद डिजाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिजाइन समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिजाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज तौर पे इस डिजाइन से दुबई की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा होना था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज पर डिजाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाया जाए, बल्कि यहाँ एक पूरी सिटी को भी बसाना था, जिसमें लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो इनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको
जिसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए, लेकिन दुबई के प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उसने इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मजीद बढ़ा दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी ये आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना था। एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली रेत और पत्थर इतने ज्यादा थे कि इनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बन सकती थी जो हैरत अंगेज तौर पर पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज्यादा रेत और पत्थर कहाँ से आएंगे, ये तो एक अलग ही मसला था। लेकिन दुबई के समुंदर में एक ऐसा आइलैंड सिटी बनने जा रहा था जिसको दिन रात समुद्री लहरों से मुकाबला करना था। इसीलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को ये प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के आइलैंड को समुद्री तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि पाम ट्री शेप की चारों तरफ समुद्र की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से एक कर्व्ड शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था वो सारी कैलकुलेशन करने का, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि क्या अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है कि नहीं। समुद्र की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती हैं और जो अपने बीच में आने वाली तमाम चीजों को निगल भी सकती हैं। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पर ये तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती हैं, लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था जो इस आइलैंड सिटी को तबाह कर सकता था। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि इन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चैलेंज नंबर 3, वो मुसीबत ये थी कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज्यादा टाइम जाया करने से मना करके जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाई जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल रखे थे। ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम की तो जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ इनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ इनको पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बाकी 2.5 साल इस पर बिल्डिंग्स बनाने के। लिहाजा बगैर टाइम जाया किए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशन करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती थी। अभी इंजीनियरिंग टीम को कुछ समझ ही आया था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 का अफसोसनाक वाकया हुआ और इस वाकये की वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। लोगों ने डर के मारे ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पर वेकेशन के लिए, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई का हुआ था। महीनों की रिसर्च और अब तक जो लाखों डॉलर्स इस पर खर्च हो चुके थे, इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले 1200 फॉरेन इंजीनियर्स को दुबई में खतरा होने लगा था और इन्होंने वापस हॉलैंड रवाना होने का प्लान बना लिया, लेकिन दुबई के शेख ने इनको सिक्योरिटी का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। चैलेंज नंबर 4, नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड की आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया। मसला ये था कि पाम जुबैरा की ट्री शेप को बचाने के लिए आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना जरूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप, जिसको टोटल रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समुद्र की लहरें नुकसान न पहुंचाएं, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि हैवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आए कहां से? इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर थे जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए जा सकते हैं। दुबई जहां सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहाँ से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से एक्सक्वेशन टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट की 16 अलग अलग लोकेशन पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामिट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज्यादा वजनी, और
से लाखों पत्थर निकाल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों का सफर बड़ी बड़ी शिप्स में होता था। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुँचाए जाते थे। दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता आउटर आइलैंड अपनी शक्ल दिखाने लगा, लेकिन क्या ये इतना मजबूत था अभी के नहीं। जिन पत्थरों को समुद्र में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, इसमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर के पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। दोस्तों, पाम जुबैरा का ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज्यादा था। यहाँ वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतनी सारी रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया, और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समुद्र में डूबने लगा तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है कि इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स की इस वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।